चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विथ फोकस पर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसके बारे में हमने बताया था ना कि आप लोग जवाब दीजिएगा कि जो है अगर कोई बुक मेज पर रखी हुई तो वो गति क्यों नहीं करने लगती है, या न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना हम उस पर बल लगाते हैं वो उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है। अगर हम किसी के गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो हमको भी क्या उतनी चोट लगती है। अगर 5 न्यूटन का उस पर लगाए तो भी हमारे ऊपर कितने का लगाएगा, 5 न्यूटन का लगाएगा। तो इसलिए हमको क्या पता है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण चोट भी महसूस होती है। इम्पल्स के बारे में भी बताया गया था कि क्यों गेंद खिलाड़ी पीछे कर लेता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोमेंटम कम करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, या और भी है, जैसे कि अगर स्विमिंग पूल है जैसे ना, उसमें नदी में कोई पुल से नदी में कूदता है तो उसको चोट कम लगती है। नदी भरी होती तो एकदम नीचे सरफेस में पहुंचने के लिए पहले समय लेता है, 3 4 5 सेकंड लेगा, और जितना समय ले लेगा तो उसका क्या होता था, इम्पल्स कम हो जाता था। तो क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से क्या चोट भी कम लगती थी। और वही खाली ज़मीन पे कोई कूदे तो उसकी वेलोसिटी एकदम से 0 हो जाएगी, तो चोट वहाँ ज़्यादा लगने की संभावना थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बारे में क्या देखना है कि मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट ना, ये मान लीजिए एक बॉल ए है, या कोई एक पिंड बॉडी ए है, और एक बॉडी बोलो बी है ना। तो अगर ये दोनों एक दूसरे पे टक्कर करें, दोनों की टक्कर हो क्या हो, ये ना, तो जो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ये है ना, क्या होगा, FAB ये इस पे बल लगाएगी, F किस पे, ये वाला किस पे लगाएगा, A किस पे लगाएगा, B पे लगाएगा, और B किस पर लगाएगा, A पर। तो ये इसको हम कहेंगे AB, FAB। FAB का मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 बल लगेंगे ना, FAB। जब मैं FAB लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, A जो है क्या किस पर बल लगा रहा है, B पर। किस पर लगा रहा है, B पर। तो फोर्स ऑन, इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन B, बॉडी B ना, बॉडी लिखना, बॉडी B बाई किसके द्वारा, किस पर बल लगेगा, B पे लगेगा दूसरे पे, और किसके द्वारा लग रहा है, A के द्वारा, बाई A है ना। लिखना चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे, बॉडी भी लिखो या ना लिखो, फोर्स ऑन B बाई A, जो भी हो, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, बॉडी है, पिंड है, वस्तु है, जो भी है ना। और FBA का मतलब अगर ये इस पे लगाएगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हिसाब से, एक्शन रिएक्शन रूल के हिसाब से ये भी इस पर बल लगाएगा, क्यों, और ये किस पर बल लगाएगा, इधर वाले पे लगाएगा ऐसे। तो हम क्या कहेंगे, FBA ये इस पे बल लगाएगा। और ये कितना होगा, इसको लिखेंगे फोर्स ऑन A, ये किस पर लगाएगा, A पर लगाएगा, A बाई B, ठीक है। और ये न्यूटन के थर्ड नियम के हिसाब से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट अपोजिट होंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर ये 5 न्यूटन का इस पर लगाएगा तो ये भी 5 न्यूटन का इस पर लगाएगा, लेकिन दोनों के परिमाण इक्वल होंगे ना। हमने कहा 5 न्यूटन, तो ये भी 5 का लगाएगा, लेकिन अपोजिट होंगे। और वेक्टर क्वांटिटीज, चूंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर, तो इसका मतलब कोई चीज़ अपोजिट हो तो माइनस से दिखाते हैं। अगर ये 5 है तो माइनस का 5 है ना, क्यों, क्योंकि दिशा विपरीत है, इसलिए सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज में उसको माइनस से दिखाते हैं। तो दोनों क्या होंगे, FAB इक्वल होगा किसके, FBA के। किसके इक्वल होगा, BA के। क्यों, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के तीसरे नियम से। बस माइनस लगा देंगे, ये क्या दिखाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। ये इस पर लगाएगा तो ये इस पर लगाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ तो हमको समझ में आती है, तो हमको ये याद रहना चाहिए ना। FAB इक्वल टू कितना होगा, FBA, बस डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होगी। दोनों बल लगाएंगे लेकिन दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होंगी। अब मैंने कह दिया कि जैसे मान लीजिए आप, एक बस खड़ी हुई है रोड पे, क्या खड़ी हुई है, ये एक बस है, ये नहीं बनी बस, बना लो, फिर से बना लिया जाए, है ना। ये एक बस है, जय भी बस, ये ठीक है, ये क्या है, बस। इस पर मान लीजिए एक आदमी बल लगाता है, कितना, कौन, एक आदमी इस पर बल लगाता है, क्या लगाएगा, ये है ना, एक आदमी है, ये इसका पीछे पैर है, दोनों पैर से इस पे बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, बल, हाथ से बल लगा रहा है, एक आगे रखेगा पैर है ना, और ये इस पे क्या लगा रहा है, बल, धक्का दे रहा है। मान लीजिए इसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस पर लगाएगा, बस पर लगाएगा।
तो एक्शन रिएक्शन मतलब क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरे नियम से बस भी इस पे कितने का लगाएगी, इसने इस पे कितने न्यूटन का लगाया, 100 न्यूटन का, इस पे बस पे कितने न्यूटन का लगा दिया इसने, 100 न्यूटन का फोर्स। तो बस भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इस आदमी पे कितने न्यूटन का बल लगा देगी, 100 न्यूटन का। बट डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट। इसने 100 का इस पे लगाया, इसने आदमी पे कितने का लगा दिया, 100 का लगा दिया। बात समझ पा रहे हो, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। अब ये आदमी इस पर अगर 200 का लगाएगा तो ये बस भी आदमी पे कितने का लगाएगी, 200 का लगाएगी। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मान लीजिए ऑटो खड़ा हुआ या बस खड़ा हुआ, मैंने उस पर 100 का लगाया, उसने मुझ पे भी 100 का लगा दिया, मैंने उस पर 200 का लगाया, उसने भी मुझ पे 200 का लगा दिया। तो जब दोनों बराबर लगा रहा तो ये गति में कैसे आ जाता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होना चालू होता है। तो याद रखिएगा कि मान लीजिए मैंने इस पर 100 का लगाया, इसने मुझ पर कितने का लगाया, 100 का, तो ये कैसे मोशन में आती। तो याद रखना कि इसने मुझ इस पे 100 लगाया ना, तो दोनों सिस्टम कैसे हैं, अलग सिस्टम ऑफ पार्टिकल अलग हैं। तो जब दोनों अलग हैं तो एक पे तो लग नहीं रहा, ये अलग है सिस्टम, ये अलग है। मैं कह दूं कि दो पेन मोशन में है कि कोई बल इस पे 10 का लगा मैंने और ये इस मुझ पे लगाएगा, तो इसे दूसरे की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। देखो कि सिंगल पे कितना बल काम कर रहा है ना, कोई चीज़ मोशन अनबैलेंस फोर्स कब होता है, सबको पता है मोशन कब होता है। मैंने दो फोर्स बताए थे ना, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स, संतुलित बल और असंतुलित बल। और मैंने कहा था गति कब चालू होती है, कोई चीज़ रेस्ट में है वो गति में कब आएगी, जब उस पर कौन सा बल लगेगा, अनबैलेंस, है ना। याद होगा मोशन चैप्टर में पढ़ाया था, कब गति कब चालू होगी, अनबैलेंस। और चालू हो जाए उसके बाद उस बल की कोई ज़रूरत नहीं, गैलीलियो ने उसको सिद्ध किया था। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आई थी कि किसी चीज़ को गति आरंभ करने के लिए फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस। तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम पर कितना बल लगा हुआ, केवल 100। तो क्या इस पर कोई और दूसरा बल लगा हुआ है, नहीं। तो अब बताओ केवल 100 ही तो लगा है। तो ये 100 लगा है, तो ये 100 कैसा है, एक ही डायरेक्शन में ना। देखिए एक बाल है, बाल रखी हुई, मैंने इस पे 5 न्यूटन का बल लगाया, तो कितने बल लगे, एक। और जब कोई एक बल लगा हुआ तो बैलेंस है कि अनबैलेंस, अनबैलेंस क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन। अब मैं कह दूं इसी बाल पे ये एक इधर कोई लगाता 5 न्यूटन का और कोई इधर 5 न्यूटन का लगाता, अब बताओ ये कैसा हो गया, बैलेंस। क्यों, 5 से 5 गया, कितना हो गया, 0। लेकिन कोई इधर 5 का लगाता, इधर का 10 हो जाता, अब कैसा हो गया, अनबैलेंस। तो तुमको पता अनबैलेंस बैलेंस कब होता है, जब कोई 2 3 4 फोर्स काम कर रहे हो। जब एक ही लगा हो तो अनबैलेंस ही। तो इस पर एक ही फोर्स लगा हुआ है, वो कैसा है, अनबैलेंस। तो इसका मतलब जैसे ही अनबैलेंस फोर्स है, और सबको पता है फोर्स क्या करता है, उसकी इनर्सिया को चेंज कर देता है। यहाँ पे इसकी इनर्सिया कौन सी थी, रेस्ट की थी, और फोर्स हमने लगाया तो इसकी रेस्ट वाली इनर्सिया को किस में बदलेगा, मोशन में बदलेगा। अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सर अगर ये मोशन में आ गया केवल फोर्स ही लगाने से, तो मैंने शुरुआत में 10 का लगाया, 20 का लगाया, 2 लोगों को और बुलाया कि धक्का दीजिए ट्रक में, तब भी नहीं चला। हम फोर्स को लगातार क्या करते गए, बढ़ाते गए, और नहीं चल रहा। एक समय आया फिर वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शुरुआत में क्यों नहीं चला, पहले भी तो अनबैलेंस था, नहीं। पहले क्या करता है, एक और बल कार्य करता रहता है, वो क्या करता है, इसकी सरफेस में काम करता है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब घर्षण बल। कि जैसे ही मैंने इस पे 100 न्यूटन का लगाया तो इस, अब देखना ये मेरी बॉडी में नहीं लगाएगा, ये इस ट्रक पे ही लगाएगा। कितने का, 100 न्यूटन का मैंने इस पे लगाया, तो ये ट्रक भी इस पर, इसी पे ना, किसके द्वारा, सरफेस के द्वारा ना। सरफेस क्या करेगी, इस पर फ्रिक्शन फोर्स किस पे लगा देगी, ट्रक पे। कितने न्यूटन का, 100 का। मैंने इस पे 150 किया, सरफेस ने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ाकर कितना कर दिया, 150 दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत है, संतुलित हो गए, 0 हो गए। मैंने 200 किया, इसने भी 200 कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स ने भी कितना कर दिया, 200। अब भी ट्रक नहीं चला। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की क्या है, एक लेवल है कि वो उसके आगे नहीं बढ़ सकता। फिर मैंने क्या किया, और बढ़ा दिया अपना फोर्स, कितना कर दिया, 250। अब फ्रिक्शन फोर्स की क्षमता है कि वो 200 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, वो 200 से ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अपनी लिमिटिंग फोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। उसकी लिमिट कितनी है, 200 तक। मैंने कितना लगाया, 250। तो 250 मेरा लगा, उसने कितना लगाया, केवल 200। अब कितने का अनबैलेंस फोर्स आ चुका है, 50 न्यूटन का। इसका मतलब जैसे ही 50 न्यूटन का अनबैलेंस फोर्स आया, और सबको पता है जैसे ही किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगता है, वो क्या कर देगा, उसकी इनर्सिया को चेंज कर देगा। उसकी इनर्सिया चेंज होने का मतलब वो किस में आ जाएगा, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। बात समझ पाए।
तो इसका अब ये किस में आ जाएगी, मोशन में। तो लेकिन अब आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि मैंने इस पे कितने का लगाया, 250 का, तो मेरे ऊपर भी कितने का लगा रहा होगा, 250 का। हम क्यों मोशन पे नहीं आए, क्योंकि हमारे ऊपर तो केवल सिस्टम पे एक ही बल कार्य कर रहा है। तो याद रखना हमारे ऊपर एक नहीं काम करता है, हम पैर से पीछे से पैर लगाते हैं तभी तो धक्का देते हैं, और हम यहाँ फिर से अर्थ से फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना लेते हैं, 250 का लिए हुए। तो ये 250 इस डायरेक्शन में हो गया, 250 इधर, हमारे ऊपर कितना है, 0। तो इसका हमारे ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। आप नहीं मान रहे तो आप देख सकते हैं कि आप वो पहिए वाली गाड़ी नहीं आती, उस पे जो है खड़े होकर ट्रक या किसी को धक्का दे के देखिए, तो क्या होगा, वहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो जाएगा और आप स्लिप कर जाएंगे और गाड़ी वो आगे नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि उस समय आप अर्थ से फ्रिक्शन फोर्स की सहायता नहीं ले सकते हैं, और आप पे फोर्स कैसा होगा, अनबैलेंस होगा। क्यों, रिएक्शन वाला तुरंत काम कर जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो एक सिस्टम पे कितने बल लगे हुए हैं ये हमको देखना, अलग अलग सिस्टम पे बल और एक्शन रिएक्शन हमेशा अलग अलग होता है दो बॉडीज पे, ठीक है, वो हमको ध्यान देना होगा। और दो अलग अलग पे कितना बल लगा हुआ वो मोशन से मतलब नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखना है कि हमको एक्शन रिएक्शन पेयर या क्रिया प्रतिक्रिया के जो जोड़े हैं उनको बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे उदाहरण बताए थे। जैसे मैं कह दूं कि कोई नाविक क्या करता है, नदी किनारे आने के पहले नाव पे पैर रखता है, उसको पीछे धकेलता है और खुद आगे बढ़ जाता है। उसने 10 न्यूटन का पीछे लगाया, नाव ने उस पर कितने का लगाया, 10 का, वो आगे निकल गया। और जैसे कूदते समय, हम चलते समय भी क्या करते हैं कि अगर पृथ्वी पे रिएक्शन फोर्स हमारे ऊपर ना लगाती तो हम क्या चल सकते थे, नहीं चल पाते। मैं पृथ्वी पे 5 न्यूटन का लगाता हूँ, 5 न्यूटन पृथ्वी हमारे ऊपर लगाती, मैं आगे बढ़ने के लिए 5 न्यूटन का लगाया, डायरेक्शन ऐसे की, तो उसने भी मुझको 5 न्यूटन के आगे से बल से धक्का दिया और हम चलते रहते हैं। यही कारण होता है कि स्पेस में, क्योंकि पृथ्वी की वहाँ रिएक्शन तो होती नहीं, प्रतिक्रिया नहीं होती, तो वहाँ पे लोग चल नहीं पाते, तैरते रहते हैं। वो जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि वहाँ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, गुरुत्व बल ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता है, जिसके कारण प्रतिक्रिया बल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और आदमी वहाँ खड़ा नहीं रह पाता। जब अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। तो न्यूटन के 3rd रूल को हमको समझ में आ ही रहा होगा। फिर मैं इसी चैप्टर में थोड़ा सा बचा हुआ है संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबको पता है संवेग, मोमेंटम सबको पता है। मोमेंटम मैंने बताया था क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो किस पे डिपेंड करता था, उसकी मास कंटेंट पे डिपेंड करता था। कंटेंट बढ़ा सकते तभी मोमेंटम बढ़ जाएगा, और उसकी वेलोसिटी को चेंज करेंगे तब भी मोमेंटम घट और बढ़ जाता था संवेग। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और हमने देखा था कि संवेग मोमेंटम किसका प्रोडक्ट होता था, मास और वेलोसिटी के मल्टीपल के इक्वल होता था। अर्थात संवेग क्या होता था, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न क्या वेग है ना, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता था। क्या बराबर होता था, संवेग बराबर होता था। यहाँ तक हमको समझ में आता है। मैं अब इसको मिटाता हूँ, इसके बाद क्या प्रूव करूंगा। तो वही संवेग संरक्षण का सिद्धांत थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज में सवाल दिए हुए हैं। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा नियम, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, संवेग संरक्षण का। फिर एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग, संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, कोई बाह्य मतलब आउट ऑफ फोर्स है ना, बाह्य बल कार्यरत ना हो तो निकाय सिस्टम, निकाय को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहो लिख लो, निकाय को सिस्टम कहते हैं। तो निकाय का कुल संवेग नियत होता है। क्या होता है, कुल संवेग नियत होता है। परिभाषा थोड़ी अजीब लगती होगी, समझ में आएगा तुरंत, अभी जैसे ही मैं बताऊंगा। तो हम क्या लिखेंगे, दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम when according to when two bodies collide मतलब टक्कर करना, ये कोलिजन भी कहते हैं, संघट हिंदी में क्या कहा जाता है, संघन, कोलाइड, इसको भी हिंदी में भी लिखा देंगे
collide with each other in the absence of external force in the absence of external force, then the total final momentum of the bodies is equal to their total इनिशियल मोमेंटम। मतलब यह है कि जब द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जब दो बॉडीज है ना कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टक्कर करें, तो क्या होता है, जब वो एक दूसरे से टक्कर करती लेकिन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए, अब्सेंस होना चाहिए, वो ना हो, ये एक शर्त है, ये याद रखना, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि सबको पता है जैसे ही मैं कोई आउट ऑफ फोर्स लगाऊंगा उसका मोमेंटम बदल जाएगा, ये बहुत बड़ी शर्त है, हमेशा याद रखना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रूल कब काम करेगा, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो, अब्सेंस हो, वो ना हो। देन द टोटल फाइनल मोमेंटम, तो कह रहा जो उसका फाइनल मोमेंटम होगा किसका, उन्हीं बॉडीज का ना, वस्तुओं का, वो किसके इक्वल होगा, उनके इनिशियल मोमेंटम का। जैसे मान लीजिए दो बॉडीज होती, एक ए बॉडी है और दूसरी बॉडी क्या है, बी है ना, ये दो बॉडी हैं, मान लीजिए सबको पता है, मैंने कहा दो बॉडी है ना, और इसका मास एम ए है, क्या है, एम ए, और इसका मास क्या है, एम बी। मैंने कहा इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू ए थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू बी है। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों चल रहे थे। अच्छा बताओ इन दोनों में टक्कर कब हो सकती है, मैं कहूँ कि पीछे वाला आगे वाले को टक्कर मार दिया, तो सबको पता है एक चीज़ तो कॉमन सेंस वाली बात है कि पीछे वाला आगे वाले टक्कर कब मार पाएगा, जब पीछे वाली की इनिशियल वेलोसिटी आगे वाली की इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो, ज़्यादा हो, तभी टक्कर मार पाएगा। मैंने कहा पीछे वाली की ज़्यादा थी, इसने आगे वाले को टक्कर मारा, और सबको पता है अगर दो गेंदे हैं या कैरम बोर्ड में मैं क्या करता हूँ, एक से किसी को किक करता हूँ तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, बदल जाती है, स्ट्राइकर कहीं अलग चला जाता है और गोटी जो होती है वो कहीं अलग चली जाती है। अगर गोटी की पहले कोई भी वेलोसिटी नहीं होती, फिर कुछ समय बाद क्या होता है, उसकी वेलोसिटी पकड़ लेती है। यहाँ तक कि अच्छा यहाँ मैं इनर्शिया का नियम भी समझा सकता हूँ। जैसे सबको पता है कैरम बोर्ड में हम लोग क्या करते थे कि जब सारी गोटियाँ एक के ऊपर एक रखते चले जाते थे और स्ट्राइकर से उसको क्या करते थे, किक करते थे, तो क्या होती थी, याद रखना कि सबको पता है जैसे नीचे सब लगाए, नीचे 20-20 का लगाए, फिर 10-10 का लगाए, लोग कहते थे कि एकदम मारो कि एक 20 वाली निकल जाए, तो क्या करते थे कि 20 वाली अगर नीचे है तो हमने किक किया तो केवल एक ही निकलती थी, बाकी खड़ी की खड़ी रह जाती थी। ऐसी कंडीशन भी होती थी। क्यों होता था, क्योंकि सारी गोटियां किस में होती थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होती थी। और जैसे ही मैंने स्ट्राइकर को किक किया, स्ट्राइकर बहुत तेजी से जाकर उस नीचे वाली गोटी को हिट करता था और वो एकदम से किस में आ जाती थी, मोशन में आ जाती थी। और जैसे ही वो मोशन में आई, लेकिन बाकी सारी किस में होती थी, रेस्ट में, और बाकी सारी जब तक मोशन में आती तब तक नीचे वाली गोटी क्या होती थी, वहां से निकल जा चुकी होती थी, तो बाकी किस में मोशन में नहीं आ पाती थी, वो फिर से सरफेस पे आ जाती थी। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार किया। और जब थोड़ा सा किक स्ट्राइकर धीरे चलता था सब वहीं पे लुढ़क जाती थी। तो ये हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारे दैनिक जीवन में भी देखे हैं ना, तो उस समय हम उस पर नहीं जाते। यहाँ पे हमको समझ में आया कि दो बॉडीज थी, बॉडीज ए और बी, इसका मास कितना था एम ए और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू ए। दूसरी बॉडी इसका मास कितना था बी, और मतलब मास नहीं, बॉडी बी थी, इसका मास कितना था एम बी और इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी यू बी, और यू ए जो है ज़्यादा था, यू ए ज़्यादा था यू बी सी, तो इसलिए टक्कर होगा। कोलिजन कब होगा, कोलिजन मतलब संघर्ष, दोनों की टक्कर। कोलिजन कब होगा, जब यू ए ज़्यादा हो किससे, यू बी से ना। इसने इसको टक्कर मारी, अब फिर दोनों की टक्कर मारने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन अगर ये टूटे फूटे ना टक्कर के बाद, तो क्या इनका मास बदलेगा, मास तो वैसे भी ना बदलता, लेकिन टूटता तो मान लीजिए 4-5 टुकड़े हो जाते, ऐसा नहीं हुआ। अब जैसे इसने इसको टक्कर मारी
और टक्कर मारने के बाद ये इधर उधर कहीं डायरेक्शन नहीं बदली और एक ही रेखा में आगे जाने लगी, एक ही लीनियर पर। देखो मैं इसका उपयोग क्यों कर रहा हूँ कि ये एक ही रेखा में जाएंगी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मोमेंटम है वो वेक्टर क्वांटिटीज है और वेक्टर क्वांटिटीज हमेशा डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। और जब कोई चीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड करती है तो अगर वो केवल लीनियर के अलावा और किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी तो हम उसको डायरेक्ट मैथमेटिकल रूल से उसको ऐड नहीं कर सकते। मैं इसको बाद में समझाऊंगा, जब फर्स्ट ईयर वाले और आगे क्लास में आप पढ़ेंगे तो समझा दूंगा कि उनको क्यों नहीं ऐड कर सकते। अब इतना समझ लो कि ये इन्होंने टक्कर मारी और फिर एक ही सीधे जाएंगी आगे, ये अपनी डायरेक्शन को बदलती नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पे ऐड वाला रूल चलेगा डायरेक्ट, नहीं हमको उनकी डायरेक्शन में मोड़ना पड़ता, साइन थीटा कास थीटा करके कैसे निकालना वो अलग मामला है, ठीक है। यहाँ मैं एक शर्त दे रहा हूँ कि ये इसको टक्कर मारेगी और एक ही लाइन में आगे जाएंगे, ये अपनी डायरेक्शन को बदलेंगी नहीं, ये याद रखना, ठीक है। इसने इसको टक्कर मारा, टक्कर कब मारेंगी जब दोनों टच होंगी ना। देखो ये ए जो है बी से टकराई है ना, ये ए थी ये बी है ना, एम ए यू ए है ना, एम बी यू बी, इसने इसको टक्कर मारी ना। और टक्कर मारेगी तो क्या वेलोसिटी एक होगी, वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन लाइन नहीं चेंज कर रही, अब भी जाएंगी उसी लाइन में। मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ तो इसका बनाना समझना कि लाइन चेंज हो गई, वो उसी के आगे का बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे टक्कर मारने के बाद ये देखो ए है और बी है, मास दोनों का नहीं बदला लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, बदल गई। इसकी पहले यू ए थी, अब बदल के कितनी हो गई, वी ए हो गई। इसकी यू बी थी, बदल के कितनी हो गई, वी बी हो गई, ठीक है। जाओ उसी डायरेक्शन में रही, डायरेक्शन नहीं बदल रही, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस रूल के हिसाब से हम चलते हैं। ये क्या रूल है, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं। तो चूंकि चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग ज्ञात करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। अच्छा सबको पता है फोर्स को हम क्या पढ़े थे कि जो फोर्स लगाती हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो पहले हम चेंज ऑफ मोमेंटम में पहले हम इतने समझ ले, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, जो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अब हम उसको जानने के पहले यही जान लें कि इनका मोमेंटम कितना चेंज होता है। तो मैं बहुत आराम से बताऊंगा आप लोग। देखो हम कहते हैं इसका मोमेंटम पहले कितना था, किसका, ए का, तो मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, तो ए का मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम कितनी होती है, मोमेंटम की डिफिनेशन किसके मल्टीपल होता है, वही मास और उसकी वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, एम ए और यू ए के। अच्छा कि ये कब की बात है, जब टक्कर नहीं हुई थी ना, बिफोर कोलिजन है ना, बिफोर कोलिजन मतलब संघट के पहले। इसको हिंदी में लिख देंगे संघट के, यहाँ लिख देने को हो गए, वो हिंदी उसका बता रहे हैं, संघट के पहले ना, जब टक्कर के पहले। और मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी सबको पता है। मोमेंटम ऑफ बॉडी बी का मतलब क्या, बी जो वस्तु बी है, पिंड बी है, उसका संवेग कितना होगा, उसके मास और उसके ना, मास और उसकी वेलोसिटी के। उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू बी, ये है ना। फिर कह रहा ये रूल क्या कह रहा है कि इनका जो टोटल है, इनके टोटल को हमको किसके टोटल के बराबर दिखाना है, टक्कर के बाद। तो हम टक्कर के बाद वाला बाद में देखेंगे, यहाँ तक कि सबको समझ में आ रहा है। अब मैंने कहा इनका टक्कर हुआ तो चेंज ऑफ मोमेंटम देखें, तो टक्कर होने पे चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, बोलो पहले इसका देख लें, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम किसका देखें, इसका ना। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, एम ए यू ए थी, फिर कितनी हो गई, एम वे, मोमेंटम इतना हो गया। अब ये P1 होता है, ये अगर मान लो P2 होता है तो कितना चेंज होता है, इससे ये वाला माइनस करते थे, यही तो करते थे। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी ए, किसका, बॉडी ए। तो इसका चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस वाले मोमेंटम से ये वाला मोमेंटम घटा दे। तो सबको पता है ये वाला मोमेंटम कितना, एम ए वी ए है ना, माइनस एम ए यू ए। यू और वी थोड़ा सा ध्यान देना है ना, नहीं तो भूल जाओ वी क्या है यू क्या है ना, ये। अच्छा अब मैं कह दूं चेंज ऑफ मोमेंटम इसका बी वाले का, तो इसका कितना चेंज हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी बी, बी का कितना चेंज होगा, बहुत आराम से आप लोग बताएंगे ना, कितना, ये देखो
कहाँ गया, इसका मास कितना है एम बी, तो एम बी यू बी है ना, सॉरी ये वी है ना, एम बी वी बी माइनस एम बी यू ए, यहाँ तक कि सबको है ना, यू को मैंने ऐसे लिखा है ना, यहाँ तक को सबको समझ में आ रहा। अब चूंकि ये तो इतना समझ में आ रहा, अब मैं कह दूँ रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, और रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ही क्या है, उसका फोर्स है, और सबको पता है न्यूटन के थर्ड के नियम के हिसाब से ना। अब मैं ये लिख दिया ना, ये लाइन लिखे हैं, सबको सब समझ में आ रहा। अब रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी ए कितना हो जाएगा, इसको अगली लाइन लिखें, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी ए। अच्छा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ए, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी ए का मतलब क्या है, उस पर लगा फोर्स, यही तो होता था। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स, क्या हुआ, फोर्स है ना, किस पर, ए पर। ए पर फोर्स कितना लगाएगा, ए बी है ना, यही तो होगा। फिर किसके इक्वल होना चाहिए, न्यूटन के थर्ड रूल से, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी बी, यही क्या है, फोर्स है। और ये कितना, देखो मैंने इसको इक्वल लिख रहा हूँ, यही क्या होता था, फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ये क्या होते थे, फोर्स होते थे। फोर्स क्या, एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए, ये सबको समझ में आ रहा होगा क्या है, ये फोर्स है ना, लगाए गए फोर्स, इसने इस पर लगाया तो वो इतना इस पे लगाएगी। लेकिन याद रखना डायरेक्शन कैसी है, उल्टी, तो हम कैसा लगाएंगे, माइनस, मैंने अभी सबसे पहले लिखा था ना, तो मैं यहाँ तक की मिटा दूँ। अच्छा, जैसे रेट चेंज ऑफ मोमेंटम कहा है तो सबको पता है यहाँ किससे डिवाइड करा देंगे, केवल टी से ना, इसमें भी किससे, टी से, बस वही रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। चाहे आप एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं यहाँ मिटाता हूँ, मिटा दूँ ना, मिटा के चाहो तो मैं इधर लिख दूँ, ये देखो, ये यहाँ इतने में एडजस्ट कर लिया जाए ना, डेफिनेशन हो ही गई ये। चलिए मिटा चुके हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे थे, एफ ए बी ना इक्वल टू, अच्छा माइनस बता दिया क्यों दिखाया गया, क्योंकि जो प्रतिक्रिया है वो क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट ना। रिएक्शन कैसी होती है, हर एक्शन की रिएक्शन कैसी होती है, इक्वल होती है, बट डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, वही लिखा गया है। हर क्रिया की है ना बराबर प्रतिक्रिया होती, पर दिशा क्या, विपरीत, दिशा विपरीत, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी जैसे क्या दिखाया गया, माइनस में दिखाया गया। अच्छा, मैं फिगर मिटा दिया हूँ, तो फिगर मिटा दिया, लेकिन इसको समझने के लिए लिख लो ना। इसकी क्या मास कितनी थी, एम ए, पहले की वेलोसिटी क्या थी, यू ए, बॉडी बी थी, इसकी पहले मास कितनी थी, एम ए ना, और वेलोसिटी क्या थी, यू बी। अच्छा, अब सोचो ये कब की थी, टक्कर के पहले की ना, बिफोर कोलिजन है ना, बिफोर कोलिजन, और दूसरी कोली लिख दिया, समझ लेना है। दूसरा क्या, टक्कर के बाद है ना, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद, आफ्टर कोलाइड या आफ्टर कोलिजन ए। अच्छा, इसका मास क्या बदलेगा, टक्कर के बाद नहीं बदलेगा, मास वही रहेगा, वेलोसिटी बदल गई, पहले क्या थी, यू ए, अब क्या हो गई, वी है ना। याद रखना ये यू है और ये वी है, वी को हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं ना, और ये बी, और इसके मास वही रहेगा, वेलोसिटी बदल के क्या हो गई, वी हो गई, पहले यू वी थी अब वी हो गई। आपने कहा था ना चेंज, तो वहां पे कितना चेंज हो रहा था, इन दोनों का डिफरेंस लिया गया था, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए है ना, तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। अब किससे रिलेट कराएंगे फोर्स को, देख रहे हैं टाइम से, इधर भी किससे, एम बी ना, वी बी माइनस एम ए यू, गुड। यहाँ ये बी है, अब मेरे भैया इसको बी कर लो इसको हम क्या कर देंगे, बी, याद रखना, बाद हमको भी याद दिला दिया करो जहाँ छूट जाए, एम बी यू बी, देखो ये मास, एम बी वी बी, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी ना, याद रखना ये गलत ना हो, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक, माइनस लगा, माइनस टाइम से रिलेट कराया, हो गया। फिर आप सोचो टी से टी कट जाएगा, माइनस को हम अंदर क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो चेंज हो जाएगा, वी ए माइनस एम ए यू ए
इक्वल टू माइनस एम बी वी बी, माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, वी बी इंटू यू बी। अच्छा अब बताओ, ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये इधर ही पहले लिख लें, एम ए वी ए प्लस एम बी वी, ठीक है। और उसके बाद ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। मैं इसको पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिख ले रहा हूँ, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, इसको ऐसे लिख लिया, और इसको मैं उधर बाद में लिख रहा हूँ, एम, केवल कैलकुलेशन है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना है, वी बी भी थोड़ा सा लिखने रहना, नहीं खुद ही करते करते दिमाग से उतर जाएगा, जैसे मैंने भी लिखा था वी बी। अब केवल यहाँ समझने की बात है, हम लोगों ने डेफिनेशन समवेक्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या देखा, समवेक्स संरक्षण में हमने कहा था टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, इनका जो टक्कर के पहले का कुल है वो टक्कर के बाद का कुल है, वो आपस में क्या हमने कहा था, वो इक्वल होता है। तो देखो इक्वल तो आ ही रहा है, तो हम देखिए पहले टक्कर के पहले का मोमेंटम कितना होना चाहिए था, टक्कर के पहले इसका मोमेंटम कितना था, बोलो, एम ए यू ए होगा पहले का, दूसरे का कितना होगा, एम बी यू बी, तो टक्कर के पहले का कुल कितना हो जाएगा टोटल, इन दोनों को ऐड होना चाहिए। तुमने देखा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, देखो यही तो हो रहा है। फिर कह रहा टक्कर के बाद यही होना चाहिए इक्वल, तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, तो देखो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद इन दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, क्या वो बदला, नहीं बदला, बस बशर्ते मैंने क्या बताया है कि उस पर कोई बाह्य कार्यरत ना हो, कोई बाहरी चीज काम कर रही तो बदल देगा। हम कह रहे हैं इसका मास कितना है, एम है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी जो है वी है, और फिर इसकी वेलोसिटी बदल गई, अगर मैं आउट ऑफ फोर्स लगाऊंगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, आउट ऑफ फोर्स नहीं बदल रहा तो इसकी कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा। अब हम कल आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे, कल हम आप लोगों को जो है इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है, चलिए।